इश्यूज है, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एलैबोरेट करा है उसको। आवाज़ मेरी आ रही है तुमको? गुड। थोड़ा सा इलेबोरेट मतलब कि पीछे भी हम गए हैं और पीछे जा कर के चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको, मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ओम्स लॉ एग्जैक्टली है क्या। समझ गए ना? ओम्स लॉ हमको पता होना चाहिए, तो ओम्स लॉ जानेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके सीरीज पैरेलल सब जानेंगे, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी हीटिंग इफेक्ट जो है उसको समझेंगे और फिर पावर जानेंगे। इतना ही है आपका आज का क्लास, और मेरे ख्याल से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं। यहाँ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमेशा याद रखना, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये पार्ट क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। तो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ओम्स लॉ की बात चलेगी तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक ना? क्या कांस्टेंट होगा? गुड। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल जहां से इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूवमेंट ला सकते हैं, तो कंडक्टर ही होगा। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखते हैं V से, है ना, और करंट को लिखते हैं I से। यस तो क्या बोला कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, दिस इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर जो आप देख रहे हैं ना ये पार्ट, और यहां क्या लिखा हुआ है कि व्हेन T इज कांस्टेंट यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक ना? अब यहां पर आ जाओ, सीधा हम समझते हैं कि अगर I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उसका वोल्टेज बोलते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो है ना करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से, यानी I जब बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, या V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ठीक है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी देना होगा। तो उसको जब आप हटाएंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 1/r ले लिया, कांस्टेंट है ये आपका, राइट? तो I इक्वल टू V/r, राइट? या फिर हम डायरेक्टली चाहे तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, राइट? अब R क्या है यहाँ पर? और I इज द I और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो R कांस्टेंट है आपका यहाँ पर, और वो R जो है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। क्या है वो? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और यूनिट क्या होता है इसका? ओमेगा। ओमेगा कैसे लिखते हैं? ओमेगा कैसे लिखते हैं? यहाँ देखो, यहाँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ओमेगा, या फिर ऐसे लिखते हैं? अच्छा चलो ठीक है, गुड। अब आप समझ चुके हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अगर ये ओम्स लॉ सच में सही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो उसको कैसे जानेंगे? तो उसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ स्लोप क्या दिखा रहा है? रेसिस्टेंस, और ये है आपका V और ये है आपका करंट। ठीक है? अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि दोनों करंट और वोल्टेज दोनों का हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन मिलता है फ्रॉम द ओरिजिन, है ना? और वो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। और इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला ओम्स लॉ का लिखे हुए हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यस, तो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कैसे भाई? जब द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट। किसको रखा कांस्टेंट? इसको, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस को। तो करंट द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट
आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली का मतलब 1/r है ना, समझ में आ रहा है बेटा? कैसा लग रहा है? पहले जैसे पढ़ रहे थे वैसा या थोड़ा डिफरेंट लग रहा है? इजी लग रहा है, गुड। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, किसका किसका रेशियो बोल रहा है? पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस वी की बात कर रहे हैं, और किसका? आई का, वी और आई का, वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? रेशियो जो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो वैल्यू जो होगा वो होगा कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या फिर रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो यहां पर देखो तुम, आर ये जो मिल रहा है आपको, आर इज वी अपॉन आई, यानी वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इक्वल टू आई आर। उसी तरह आर इक्वल टू हो जाएगा आपका वी अपॉन आई। तो ये जो है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना आपका, देखो यहाँ पे। कोई डाउट है अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं ना। इजी गोइंग लग रहा है? ग्रेट। चल अब यहाँ देख, अब आ गया मैटर रेसिस्टिविटी का, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी की बात करेंगे जब हम लोग, तो बोलता है कि ये कंडक्टर का जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कोई भी वायर लोगे ना तो ऐसे ही दिखेगा तुमको, ठीक। और इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो दिखा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये है लेंथ आपका, ठीक। तो सबसे पहला क्या बोला कि जो रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहाँ ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो दिखा रहा है, यहाँ से एरिया ले रहे हैं हम लोग। वो जो गोलाई हुआ ना, ये मान लो कि कंडक्टर है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब इसका ये पार्ट जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये इसका लेंथ है, समझ गए? अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो यहां पर मिलता है, ये दोनों अगर कंबाइन होगा तो मिलता क्या है अपने को? आर इज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक। अब इसको भी हटाना तो पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो हम लोग रो लेते हैं। तो आर यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। हाँ, वेरी गुड। अब आगे मैंने शायद किया ही होगा, नहीं तो कर देंगे अभी इधर ही। अच्छा चलो मैं जरा इधर पीछे चलता हूं। अब यहां पर जो हमने देखा कि आर जो होता है, आपने बोला ये होता है यूनिट, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर है ना। कैसे हुआ है ओम मीटर? तो देखो अभी दिखाता हूं। यहां से हम लोग डिराइव करते हैं, रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या यहां पर? आर इंटू ए अपॉन एल। अब इन लोगों का यूनिट डालो, तो आर का होता है ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ये और ये कैंसल, बचा क्या? ओम मीटर। यहां देख रहे हो लेंथ जो होता है आपका, लेंथ का होता है मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्लियर हो गया ना? यस। तो चलो अब यहां तक मैंने आपको ये समझा दिया, रेसिस्टिविटी तक हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ऊपर से कट हो रहा है क्या? थोड़ा सा नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। अब ठीक है ना बेटा? पूरा ऊपर दिख रहा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस? ओके, चलो इसको समझते हैं हम लोग। अब दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है, दूसरा होता है पैरेलल, राइट। तो हम पहले सीरीज को जानते हैं। अब सीरीज को अगर हम जानेंगे तो उसमें समझेंगे सीरीज को, तो ऐसे देखेंगे, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर जॉइंड एंड टू एंड,
हमेशा याद रखना जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो एंड टू एंड ज्वाइन होगा, मतलब यहाँ से एक वायर अगर निकलेगा और इधर से तो दोनों यहाँ ज्वाइन होंगे तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक, तो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखो यहाँ पर ये की है, ये जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड की। ठीक, और ये आपका क्या लगा हुआ है, बैटरी, क्योंकि दो दो सेल दिख रहे हैं ना यहाँ पे। अब सेल का कॉम्बिनेशन देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, इन दोनों के बीच में इस तरह से होता है। तो बड़ा वाला जो डंडी होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव। ठीक, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तुमको देखना हो तो ऐसे दिखा देता हूं मैं। ये हो गया सेल, राइट, और ये जो देखोगे तुम इसको बोलते हैं बैटरी। 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल लगे हुए हैं, राइट, तो ये बन गया बैटरी। एक से ज्यादा सेल अगर यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग बैटरी, करेक्ट। अब देखो यहां पर करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कन्वेंशनल करंट जो होगा, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन ये है। समझ में आई बात? इस सर्किट या किसी भी सर्किट की बात कर लो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा कन्वेंशनल करंट हमारा, करेक्ट। अब देखो यहां पर ये जो है ना आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, इसका डायरेक्शन ये देख रहे हैं इस तरह से। पहला रेसिस्टर, दूसरा और तीसरा, 3 रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब करंट जो है ना सीधी रेखा में जा रही हो, यहां क्या लिखा है यहाँ पे कि मोर रेसिस्टेंस आर ज्वाइंड एंड टू एंड सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑफ ईच ऑफ देम, राइट। तो यहां भी आई वही, यहां भी सब जगह। तो ये R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 होते हुए ये मूव कर रहा है कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटा? तो देखिए इसमें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो यहां बताता क्या है कि जितने भी रेसिस्टर हैं सबको ऐड कर दीजिए तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर मिला। अगर इससे ज्यादा भी होगा तो भी आप ऐड करते जा सकते हैं, nth नंबर तक, n नंबर तक आप ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। यहां पर आप देख रहे हैं ये चीज V इक्वल टू आई आर, यानी ये वाला पोर्शन आई आर इक्वल, अब V इक्वल टू आई आर होगा जिस तरह R इक्वल टू क्या है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट, डॉट 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 डॉट। तो V इक्वल टू भी हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना है उतने, करेक्ट ना। एज वी नो कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां पर देखो वो वाली सिचुएशन यहां पे, तो हमने V की जगह डाल दिया आई आर इज इक्वल टू V। अब यहां पर देखते जाओ तो इसका क्या हो जाएगा IR1, यहां पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। V1 का क्या होगा, V1 इक्वल टू I तो कांस्टेंट है यहां पर क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। सीरीज में हमेशा याद रखना करंट कांस्टेंट रहेगा, तो I एज इट इज रहेगा, लेकिन ये R1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा आपका IR2 और V3 हो जाएगा आपका IR3, जो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये, करेक्ट। ये सारी चीजें डिटेलिंग्स दी हुई हैं। और यहां पर जो आप देख रहे हैं V1 प्लस V2 सबकी वैल्यूज डालो आप, तो IR इक्वल टू क्या हो गया, I कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I यहां से कैंसल आउट हो गया, तो हमें मिलता क्या है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चा, ठीक है ना, ऑल राइट। अब देखो, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहां पर क्या बोलता है कि V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कॉमन पॉइंट्स A एंड B। मान लो कोई भी यहां पर A है और यहां पर B है फॉर एग्जाम्पल, देन फ्रॉम ओम्स लॉ यहां पर क्या देख रहे हो, हमने देखा था कि V इक्वल टू आई आर होता था, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, करेक्ट। अब यहां पर क्या कांस्टेंट होगा इन सिचुएशन में, V कांस्टेंट होगा, तो आपको
आपके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर फॉर सीरीज एंड फॉर पैरेलल। ठीक, सीरीज में क्या होता है कांस्टेंट आपका? करंट। यस, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। याद रखना है इस चीज को, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी बताता हूं मैं कि अब यहां पर जैसे R1 की पोजीशन ये है, अब ये पैरेलल कैसे हुआ? तो हमेशा याद रखो पैरेलल वो होता है जब दो ब्रांचेज निकलते हैं। ठीक, अलग अलग तरह से सवाल पूछेंगे तुमसे, कभी ऐसा भी पूछ देंगे, देखो इधर ऐसा भी आ सकता है सवाल। अब इसमें करंट देखने वाली बात, मान लो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, और एक इधर से गया और यहां से ये जा रहा है, यहां से ये। अब तुम सोच के देखो तो ये दोनों सीधी रेखा में निकल रही हैं, बट ये दोनों ब्रांच बन गए। यस, तो इस चीज को थोड़ा जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे जाओगे ना तो इजी हो जाएगा, समझ में आएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखो I1 इक्वल टू निकालोगे ना, अब यहां पर ये I1 चला और इधर I2 चला, तो V अपॉन R1 हो गया, V कांस्टेंट, I2 में V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 अगर है मान लो तो V अपॉन R3 हो जाएगा। करेक्ट। अब हम जानते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R, और I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना होंगे उतना। तो अब इन सब की वैल्यूज यहां पर V अपॉन मतलब I इक्वल टू ये वाले पे, करेक्ट, मतलब इस सब की वैल्यूज जो है ना इससे मिलती जो है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें इस वाले फिफ्थ वाले में डालो। ठीक है, तो यहां पर I इक्वल टू V अपॉन R हो गया, और I1 इक्वल टू ये हो गया V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3 हो गया। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? V है यहाँ, तो V निकल के कैंसल आउट हो जाएगा और मिल क्या जाएगा आपको? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी क्लियर? अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि क्या सिंगल रेसिस्टेंस भी पैरेलल हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ब्रांच बनेगी। हाँ जी, अभी समझ गए। दो तो चाहिए ना, सीरीज या पैरेलल जो भी शो करना हो, यू नीड टू शो एटलीस्ट मोर देन वन ही शो कर पाओगे तुम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब बात आती है तुम्हारा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से है। ठीक, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन इट। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो करंट क्या होगा? फ्लो करना शुरू हो जाएगा। The free electrons collide with the positive ion of the metal and lose energy. तुमको पता है जब मोबाइल चार्ज करते हो तो वो हीट होता है, हाँ या ना? तो हीट कहाँ से हो गया ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज डिसिपेटेड, यानी खर्चा हुआ वहां से। The battery constantly provide energy to continue the motion of electron and hence electric current in the circuit. अगर ये continuously बैटरी नहीं देगा पावर अपना जो भी दे रहा है तो क्या होगा? चार्ज मतलब मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स में। तो वही बोल रहा है ना कि द बैटरी इज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड एनर्जी टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो बैटरी का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल है। ठीक, दिस एनर्जी इज गिवन टू आयंस। आयन समझते हो? क्या? आयंस क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, कैटायन और कैटायन एंड पॉजिटिव वाले को एनायन बोलते हैं, कैटायन। पॉजिटिव को अनायन बोलते हैं। एनायन, तो नेगेटिव को कैटायन। आज वो भी क्लियर कर, चल सुन तू ध्यान से। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं आयन, और इस यहां पर लिख रहा हूं क्या होता है? इलेक्ट्रोड। दो में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसलिए याद करा दे रहा हूं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव आयंस में,
और यहाँ भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं कैट आयन और इसको बोलते हैं एन आयन, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं, देखो तो सही है, उसका उल्टा होता है इलेक्ट्रोड में। आयंस का जो होता है ना उसका उल्टा इलेक्ट्रोड में आता है। मतलब अगर वो पॉजिटिव कैटायन होगा तो यहाँ पर एनोड होगा, वो समझ में आया। एनायन से है ना एन इधर शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव में और कैटायन का कैथोड हो जाता है, कैट यहाँ पर हो जाता है, ठीक। अब इस तरह से याद रखना, अभी गलती से भी ये चीज नहीं होना चाहिए ये एनायन है, ठीक। आगे पूछूंगा मैं कभी न कभी। तो ये बोलता है कि दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बताया कि जो आयंस को जो नहीं बोला अभी, द एनर्जी इज गिवन टू आयंस द मेटल ड्यूरिंग कोलिजन एंड दस टेम्परेचर ऑफ वायर राइजेज। वायर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये किसने दिया था? जूल ने। अब इसको समझो, तुमको ये वाले में समस्या है कि नहीं, कि कितने सारे कहां से कैसे, ये वाले में है ना। अभी तेरे को डिराइव करके समझा ही देता हूं मैं, डोंट वरी। अगर R रेसिस्टेंस ऑफ वायर है, I करंट इन वायर है, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर है, फ्लो ऑफ चार्ज Q इन टाइम T इज इक्वल टू IT। Q इक्वल टू क्या होता है? IT करंट इनटू टाइम, ठीक है। जितना समय लगा करंट को मतलब काम करने में उतना उसको चार्ज बोलते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड, वर्क डन, ठीक। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एक पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से पोटेंशियल डिफरेंस में लाते हैं, यानी किसी भी पोटेंशियल की तरफ लाते हैं, उसको बोलते हैं वर्क डन। इसलिए यहां पर वी क्यू लिखा है, क्यू मतलब चार्ज, ठीक। और Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है, तो ये बन गया VIT। देखो W इक्वल टू V इंटू क्यू और Q इक्वल टू क्या होता है? IT, तो ये हो गया VIT, पहला फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR भी होता है, अभी अभी ओम्स लॉ के हिसाब से पढ़े थे ना। कंफ्यूज होने लगे क्या तुम? ओके, तो V इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अब यहां पर क्या करो, इसमें V की वैल्यू डालो, तो क्या हो जाएगा? IR इंटू IT, ये मिलकर क्या बन गया? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT बना ना। ये क्लियर हो गया आपको कि यहां पर हम जान गए ये वाला, ठीक। यस, अब यहां पर देखो कि V स्क्वायर बाई R इंटू T लिखा हुआ है, राइट। तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T लगा हुआ है, ये कैसे आया होगा सोच के देखो। अब तुमको ना एक चीज समझाता हूं मैं, अगर ये V इक्वल टू IR होता है, राइट, तो यहां पर अगर मान लो I स्क्वायर RT तक हम पहुंचे हैं, तो V इक्वल टू IR लगाओ यहां पर, ये I स्क्वायर R है ना, तो इसको IR भी लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर था ये हमारा VIT। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हैं? I की वैल्यू निकालो इसमें से, तो क्या मिलेगा तुमको? I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक। अब ये I की जगह ये डालो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, ये R और ये खत्म, तो मिला आपको V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, देखो मिल गया। और VQ कैसे हो गया फिर? यहां पर यहां लिखा है ना VQ, हमने निकाल ही लिया यहां पर। तो हमने फाइनली क्या देखा कि W इक्वल टू VIT भी होता है, कॉमा लगा के अलग अलग फॉर्मूला ही लिख देता हूं। W जो है ना तुम्हारा, इट इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक फाइनल तुमको देता हूं लिख के। W इक्वल टू है ना, इसके जगह मैं E इक्वल टू लिखता हूं, VIT। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू हो गया I स्क्वायर RT, और तीसरा फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, और एक और फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू VQ। बड़ा Q लिखो, छोटा Q लिखो, जो भी लिखना।
तो अब यहां पर क्या देखा तुमने कि दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी और हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ठीक, अब इसका तुम स्क्रीनशॉट मारो, चलो फटाफट। ले लिया? चलो अच्छी बात है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज इलेक्ट्रिक पावर, है ना। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोला? लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस। जहां भी रेट लगा डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है तुमको, ठीक है। फिजिक्स में जहां भी बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हुआ। उसी तरह यहां पे द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी यानी वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू, हमने अभी अभी निकाला था ना, वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर। यहां पर क्या लिखा था हमने? आई स्क्वायर आर टी, राइट। तो यहां पर क्या करते हैं, इसके जगह पे डालते हैं, तो यहां पर P इक्वल टू, अब हम W की जगह E लिख रहे हैं आपके लिए, और यहां E क्या है आपका? आई स्क्वायर आर टी बाई टी। ये टी कैंसल, बचा क्या? आई स्क्वायर आर। तो देखो यहां पर मिला। उसी तरह IV भी मिल जाएगा तुमको यहां पर। अब IV कैसे आया वो तुमको करना है, और मुझे लिख के ना व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा आप पोस्ट उसको, ठीक है। और वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है। कैसे हुआ वी स्क्वायर बाई आर? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो यहां पर अभी हमने निकाला था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहां पर क्या करोगे तुम? लिखोगे E इक्वल टू वी स्क्वायर, क्या वी स्क्वायर या कोई भी उठा लो ना। इसके पहले देखो यहां पर ये कैसे निकाला था हमने, ये वाला वी स्क्वायर, ये वाला था ना, उसमें जब हम वैल्यू डालते हैं तो ये मिलता है। तो हम लिखें वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, लिख दो यहां पर। तो यहां पर लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और इंटू 1 अपॉन टी हो जाएगा आपका। ये यहां से जो ले रहे हैं तो टी कैंसल, तो जब कैंसल हुआ तो मिला वी स्क्वायर बाई आर। अगर कंफ्यूजन होता है तो मेरे से वापिस तुम पूछोगे ये सवाल, ठीक। अब हम बताना चाह रहे हैं आपको कि यूनिट्स ऑफ पावर क्या होता है? जूल पर सेकेंड, राइट। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर का यूनिट। जूल, सेकेंड, वॉट, हॉर्स पावर, ये सब इस तरह दिया हुआ है। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। 1 HP यानी HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, ठीक। हॉर्स पावर वो होता है 746 वॉट, यानी यहां पर 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो यहां पर 746 वॉट इक्वल टू क्या होगा? निकाल सकते हो तुम 1 अपॉन 746, उतना आपको मिल जाएगा हॉर्स पावर में, ठीक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वॉट सेकेंड, किलो वॉट आवर, कुछ भी। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो ये कैसे निकलता है? किलो वॉट आवर 1 यूनिट इक्वल टू, अभी दिखाता हूं तुमको, 1 यूनिट जो अभी हम बोलते हैं ना, जो बिजली का बिल आता है ना, उसको 1 बोटू भी बोलते हैं, BOTU। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। ये K स्मॉल होता है, उसके बाद W जो होता है कैपिटल होता है, किलो का स्मॉल K, ठीक है। ये किलो लिखते हैं ना हम लोग, ये किलो है आपका, और किलो के लिए स्मॉल K यूज करते हैं सिंबल तरीके, ठीक। तो 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा? 10⁻³ वॉट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक। अब इसको करोगे ना तो 36 इंटू 10⁵ होगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, इतना वॉट सेकेंड। अब इसको क्या करना होगा? 36/10 इंटू 10⁵ इंटू 10, ये 10 इसलिए कि इसको हमको 3.6 बनाना है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है आपका 1 किलोवाट आवर, जिसको आप बोटू बोलते हैं। 1 बोटू इज इक्वल टू ये, ठीक। आसान लगा? ये देख लो यहां पे मिल गया ना इतना जूल। तो वॉट सेकेंड इज योर जूल। तो इस तरह से खत्म हुआ। कोई डाउट है बेटा आपको? पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नहीं डाउट लग रहा है ना? तो कैसा फील कर रहे हो जो अभी पढ़ाया मैंने?
अच्छा लगा? इतना क्लैरिटी कम है या ज़्यादा? ज्यादा ही है। ज़्यादा है। तो अभी अब आप इसकी रिवीजन करिए, बुक खोलिए और बुक को पढ़ के नोटबुक पे लिखिए, और उसके बाद में जो है ना मुझे व्हाट्सअप करिए, उसका फ़ोटो खींच के HD क्वालिटी में भेजना है आपको। नॉर्मल में थोड़ा ब्लर आता है इसके वजह से। तो होमवर्क क्या मिला आपको? ये जितने भी चीज़ मैंने बनाए हैं वो सब आपको क्या करना है, नोटबुक पे बुक को रेफर करते हुए लिख करके और मुझे भेज देना है। ठीक है बाबू?